हे गाइस, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी तारीख है 25 जून। तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर, और उसमें ये बताना है इन कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवाती तूफान घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलते हैं। सेकंड, चक्रवातों का नाम तय करने वाले देशों में बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल नहीं है। थर्ड है, चक्रवाती तूफान अम्फान, इसका नामकरण भारत द्वारा किया गया था। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, जो चक्रवात होता है, चक्रवात के बारे में आप जानते होंगे कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर से गर्म हवा और तेज आंधी के क्षेत्र को चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को यहाँ पर एक शब्द लिखा है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात। देखिए अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध के चक्रवातों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा के मतलब आप अगर घड़ी की सुई को देखेंगे तो घड़ी की सुई क्या करती है, यानी ऐसी तो चलती है, यानी यहाँ से ऐसी तो चलती आती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसी तो चलती है ऐसे करके आती है, ठीक है, इस हिसाब से चलती है। इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि उल्टा, इस तरह से, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले चक्रवात जो होते हैं तो ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, यानी जो उत्तरी गोलार्ध के जो चक्रवात हैं वो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलते हैं। वहीं जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, तो वहां पर कैसे चलते हैं? वहां पर क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि जो घड़ी है तो घड़ी की दिशा की सुइयों के हिसाब से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, इस तरह से चलते हैं वहां पर चक्रवात। तो पहला वाला कथन तो यहाँ पे सही है। सेकंड है यहाँ पर कि चक्रवातों का नाम तय करने वाले देशों में बांग्लादेश और थाईलैंड शामिल नहीं है। देखिए जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर क्षेत्र के कोई चक्रवात हैं, हिंद महासागर क्षेत्र के कोई चक्रवात हैं यहाँ पर, तो इनका नाम तय करने के लिए यहाँ पे 8 देश हैं। 8 कंट्री हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का नामकरण कर सकते हैं। इनमें कौन कौन है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक तो इंडिया है, हिंद महासागर में इंडिया है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इंडिया के अलावा यहाँ पर मालदीव है, ठीक है, मालदीव लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार है यहाँ पर, ठीक है। म्यांमार के अलावा यहाँ पर है आपका जो है ओमान है, ओमान के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, ओमान के अलावा यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे श्रीलंका भी है इसमें, ठीक है। और ऊपर ये 2 देश लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से लिखे हैं ऊपर आपके सामने? बांग्लादेश और थाईलैंड, ऐसे करके 8 देश हैं। तो ये 8 के 8 देश किसी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नामकरण तय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश थाईलैंड इसमें शामिल नहीं है, शामिल है। तीसरी बात यह है कि चक्रवात तूफान अम्फान है, अम्फान का नामकरण जो किया है वो थाईलैंड ने किया है। किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 2 है आज आपका, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए एटालिन जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर बनने वाली परियोजना है ये, ठीक है, दिबांग नदी पर ये बनेगी और दिबांग नदी पर प्रस्तावित सबसे बड़ी परियोजना है। इसके पूर्ण होने की जो अवधि रखी गई है लगभग 7 साल की अवधि रखी गई है, यानी 7 साल में ये परियोजना पूरी होगी। और दिबांग की 2 सहायक नदियां हैं यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर दिर है नदी, ठीक है, और दूसरी है यहाँ पर टेंगो नदी है यहाँ पर। तो इन पर यहाँ पर 2 बांध बनाने हैं, इन दोनों पर 2 बांध बनाने हैं इस परियोजना के तहत, ठीक है। और ये जहाँ पर 2 यानी परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदियों पर 2 बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, ठीक है। और ये जो परियोजना है इसलिए चर्चा में ज़्यादा है, ये परियोजना हिमालय का सबसे समृद्ध रीजन है, चाहे वो जैव भौगोलिक आधार पर हो या फिर पुरा पाषाणकालीन संस्कृति या इंडो चाइनीज या इंडो मलय जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर आधार पर देखें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ की अगर बात करें ये परियोजना की, तो ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल हो सकती है, शामिल होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर इस परियोजना को लेकर आप जानते होंगे कि ये परियोजना बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आसपास रहने वाले निवासी हैं वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर 18 गांव हैं, तो 18 गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो पर्यावरणविद हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए इस परियोजना के लिए लगभग 2,70,000 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित किया गया है कि भाई इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए हमें लगभग 2,70,000 पेड़ काटने पड़ेंगे,
ठीक है। और 2,70,000 पेड़ काटने से ये होगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस हिमालय की सबसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में जो 6 लुप्त प्राय प्रजातियां रहती हैं, संसार की 6 लुप्त प्राय प्रजातियां रहती हैं, तो ऐसे में उनके तो समाप्त होने का ही बिल्कुल खतरा बना हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या हो, ठीक है। तो ये परियोजना इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ बताना है कौन सा सही है। पहला है डिबेंचर यानी ऋणपत्र अल्पकालीन वित्तीय साधन होते हैं। सेकंड, गैर परिवर्तनीय ऋणपत्रों को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता है। थर्ड है राइट्स इश्यू मौजूदा शेयर धारकों को उनकी शेयर होल्डिंग के अनुपात में किए गए शेयरों की पेशकश होती है। देखिए, डिवेंचर जो ऋणपत्र होते हैं वो अल्पकालीन नहीं होते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में होते हैं। ये कैसे में होते हैं? लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत है, और ये जो है जारीकर्ता के प्रति एक ऋण दायित्व को स्वीकार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में क्या है, कुछ डिवेंचर के कंपनी मालिक ने ये हैं, ये एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनीयता की सुविधा देते हैं, और जिन डिवेंचरों को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर परिवर्तनीय, जैसा कि यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गैर परिवर्तनीय जो होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर राइट्स इश्यू के बारे में। राइट्स इश्यू यानी मौजूदा शेयर धारकों के लिए उनके जो मौजूदा शेयर होल्डिंग के अनुपात में किए गए शेयरों की ये पेशकश होती है, और कंपनियां अक्सर बाजार मूल्य के छूट पर राइट्स इश्यू में शेयरों की पेशकश करती हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है यहाँ पे बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, हाल ही में समाचारों में आया पद ट्रॉग्लीमीज ट्विटर, ठीक है, ट्विटरी, ये क्या है? पहला है ऑप्शन, यह कोविड-19 से निपटने के लिए ट्विटर की एक पहल है। सेकंड, यह एक प्रकार का परजीवी कवक है। थर्ड, यह भारत में खोजी गई उच्च प्रोटीन वाले तुअर दाल की एक किस्म है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ट्रॉग्लोमीज ट्विटरी एक प्रकार का परजीवी कवक है, यानी एक प्रकार का क्या है? परजीवी कवक है, और यह एक व्यवस्था या ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनको लबोउल बेनेलिस कहा जाता है। और ये छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कि कीड़े या फिर मिलीपेड इन पर हमला करते हैं, ठीक है। और ये जो लबेनेलिस जो है, ये उसे 19वीं शताब्दी में के मध्य में खोजा गया था। तो यहां पर चौथे का ऑप्शन होगा 2। प्रश्न नंबर 5वां है आज आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग या अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में शामिल है? इंदौर, सूरत, भिलाई नगर, बिलासपुर, अंबिकापुर, राजकोट, करनाल और उज्जैन, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रुप बनाए गए हैं, बताया गया है कि कौन सा शामिल है इनमें 5 स्टार रेटिंग में। देखिए, अभी हाल ही में आपका जो MOHUA के बारे में आप जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, ठीक है, MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, ठीक है। तो इसके द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अपशिष्ट मुक्त शहरों की रेटिंग परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। तो यहाँ पर अभी 6 शहर जो हैं, 6 सिटी हैं, तो 6 सिटी को यहाँ पे 5 स्टार दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 6 शहरों को यहाँ पे 5 स्टार में रखा गया है, ठीक है। और 65 शहरों को यहाँ पर 3 स्टार में रखा गया है। 65 को शहरों को कहाँ पे रखा गया है? 3 स्टार वाली कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 70 शहरों को यहाँ पर 1 स्टार दिया गया है। 70 शहरों को क्या दिया गया है? सिंगल स्टार, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन खराब है तो उन्हें 1 स्टार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात कही जाए तो यहाँ पर अंबिकापुर और राजकोट, ठीक है, अंबिकापुर, राजकोट, इसके अलावा सूरत, ठीक है, फिर मैसूर, ठीक है, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, ये 5 रेटिंग पाने वाले 6 शहर हैं। इन 6 शहरों के आप नाम याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई, इनको 5 स्टार दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ जो रेटिंग हुई है इसमें लगभग 141 शहरों को स्टार रेटिंग के लिए इन्होंने आवेदन किया था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने इन पर रेटिंग जारी की, ठीक है। अब स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को यहाँ पर तैयार किए गए प्रारूप इसमें ये कहता है, इसमें नालियाँ, जल निकास, सप्लाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, तो इनमें इन सब यहाँ पर शामिल किया जाता है। इन सब घटकों को इनके आधार पर रेटिंग तय की जाती है, इनके आधार पर किसी शहरों का चयन किया जाता है। तो यहाँ याद रखना, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई, 6 शहर ऐसे हैं जिन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है, ठीक है। खास करके इंदौर तो लगातार इसे मिली है, ठीक है, अंबिकापुर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर केवल तीसरा वाला। देखिए यहाँ पर केवल दूसरा वाला लिखा है यहाँ पर,
ठीक है। सॉरी, ऊपर इंदौर और सूरत भी हैं, मेरा ध्यान नहीं गया, ऊपर इंदौर और सूरत भी हैं यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, यानी केवल 1 और 3। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आज का वीडियो आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप रूरल एकेडमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं। तो चलिए, आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।